लाऊं कब से मैं। बिल्कुल, नमस्कार। आज डॉक्टर चंचल कुमारी मैम टीचिंग एप्टीट्यूड पर बात करेंगी। डॉक्टर चंचल कुमारी मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में। आज आप सभी से यूजीसी नेट की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पर बात करेंगी। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन है। मैम, आप क्लास स्टार्ट करें। जी सर। ठीक है बच्चों, आज जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लास कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ये पढ़ा चुके थे आपको। तो मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चे उस समय थे, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी मैम। ओके। तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हमने करी थी लास्ट क्लास में, शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षण अभिवृत्ति का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, एक ऐसी एबिलिटी जो हमें टीचिंग के बारे में, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो नेचुरल एबिलिटी है टीचिंग की, है ना, स्वाभाविक एबिलिटी, जो हमारी योग्यता है शिक्षण की। वो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ते हैं नेट की परीक्षा में, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक शिक्षण के प्रोफेशन में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये योग्यता जज करने का प्रयास किया जाता है कि हमारे अंदर एबिलिटी है शिक्षण की कि नहीं। इसीलिए ये यूनिट इस यहाँ पे रखी गई है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, डेफिनेशन पढ़ी थी। और मीनिंग ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था कि टीचिंग क्या है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है। ये एक सिस्टमेटिक वे है, कोई भी पहले से निश्चित उद्देश्यों को अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स स्पेसिफिक बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन लर्नर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम लर्नर के व्यवहार में परिमार्जन करने का प्रयास करते हैं। वो जो व्यवहार में परिमार्जन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? समाज और जो वातावरण जो चल रहा है इस समय, जो पर्यावरण है, जो क्लास का पर्यावरण है, जो सोसाइटी में जो चीजें हैं, जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लर्नर के व्यवहार में मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना। और नेक्स्ट है, इसमें ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे टीचर लर्नर करिकुलम, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, जो टीचिंग क्या है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर मतलब तीन इसमें पोल है, ट्राइंगल है। पहला, जैसे पहले पोल पे टीचर है, सेकंड पोल पर लर्नर है, थर्ड है करिकुलम। तो ये तीनों मिलकर ही हमारे टीचिंग की जो प्रोसेस है इसको बढ़ाते हैं। इन तीनों के बिना ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। टीचर होता है, लर्नर होता है, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स करिकुलम है, एनवायरनमेंट है, टीचिंग मेथड्स हैं, और जितनी भी चीजें हैं जो टीचिंग में हम लोग यूज करते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें हमने एक डेफिनेशन बताई थी गेज की और स्मिथ की, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसमें पढ़ा था टीचिंग के पिलर्स, 3 पिलर्स हमने पढ़े थे, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। जो फिलोसफिकल, हमें ये जो बेस जो हम कहते हैं कि टीचिंग के 3 बेस हैं। एक फिलोसफिकल मतलब फिलोसफिकल को हिंदी में बोल रहे दार्शनिक, दार्शनिक आधार, आपका मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। इन तीनों आधार पर टीचिंग हमारी जो प्रोसेस है वो चलता है। फिलोसफिकल हमें बताता है कि हमें टीचिंग क्यों करनी चाहिए, टीचिंग करने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ये हमें फिलोसफी इस चीज को हमें गाइड करती है। हमने उसमें डिस्कस किया था, मुझे लगता है अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम पीछे काफी इसका डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए, स्लाइड्स को आप लोग देख लीजिएगा। इसी में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इस पे भी बहुत डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से मतलब है कि वो एजुकेशन जो हम एक ऑर्गेनाइज वे में, प्लान वे में करते हैं, जो स्कूल टीचिंग होती है। उसमें हम देखते हैं कि टीचर होता है, आप स्टूडेंट है, टीचर है, करिकुलम है, और एक पूरा सेटअप है ना, ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज, जहाँ पे आपका इवैल्यूएशन होता है, आपको डिग्री दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। वो टीचिंग जो स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो टीचिंग होती है, उसको हम फॉर्मल टीचिंग बोलते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग बताया था हमने, स्पॉन्टेनियस एंड इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्टली जो बच्चे सीखते हैं,
जैसे कि बच्चे आप जैसे सोसाइटी में लोग, आप कहीं हम लोग आते हैं जाते हैं, कोई किसी को हमने कोई करते हुए देख लिया, वहां हमने कोई चीज सीख ली, या हमने कोई मूवी देखी वहां हमने कुछ सीख लिया, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा वहां हमने कुछ सीख लिया, या हमने हमारे दादा दादी नाना नानी जो कहानियां सुनाते हैं वहां से हम कोई चीज सीख लेते हैं। ये सब चीजें, जो इस तरह की जो एजुकेशन है वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल में हमने पढ़ा था जो डिस्टेंस एजुकेशन है, ओपन स्कूल है, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है, इस तरह की जो एजुकेशन होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। नेचर्स एंड क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे इसमें, इस पे भी हमने डिस्कशन कर लिया था कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये, इस टीचिंग जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। 2 टीचिंग मॉडल्स इसमें हम लोग देखते हैं, जो एक टीचर सेंटर्ड होता है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, एक कॉम्प्लेक्स भी है, डायनामिक है और सोशल प्रोसेस है ना। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये एक ही दिशा में नहीं चलता है कि सिंपल जो है टीचिंग आप करते जा रहे हैं, एक ही तरीके से करते जा रहे हैं, इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। डायनामिक क्यों है? क्योंकि गतिशील है, चेंज होता रहता है, एक ही तरीके से हम टीचिंग नहीं करते हैं, जिस तरीके का हमारा लर्नर है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग को चेंज करते रहते हैं। सोशल प्रोसेस क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास कई तरह के लर्नर्स आते हैं, कई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन हर बच्चे का जो सोशल है, जो सोसाइटी है वो डिफरेंट होती है ना, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग को तैयार करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप किसके बीच में? जब हम टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे लर्निंग भी हो रही है, इंस्ट्रक्शंस भी हैं और ट्रेनिंग भी है। इन तीनों वर्ड्स को भी हमने डिफाइन पहले किया था, है ना। अगर आपको कुछ ना समझ में हो तो लास्ट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। टीचिंग इज ए प्रोफेशन, टीचिंग ए प्रोफेशन है ना, क्योंकि प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कोई मुझे बताएगा प्रोफेशन से आप लोग क्या समझते हैं? टीचिंग को प्रोफेशन के पीछे क्या रीजन है? अगर हम कह रहे हैं कि टीचिंग प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसमें हम कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं टू अप्रोच डिफरेंट चिल्ड्रन। और हम एक खास तरीके के पेशे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम एक पेशे से जुड़े हुए हैं, है ना। हम यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को कोरिलेट करते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे कोई चीज बच्चों को बताया, है ना, और बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रेसिप्रोकल मतलब मैंने वहाँ पे बच्चों से कुछ क्वेश्चन किया, हमें रिस्पॉन्स मिला, तो दिस इज रेसिप्रोसिटी जो हम डेवलप करते हैं यहाँ पे, कि हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं, हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, बच्चे वहाँ पे चीजों को अपना इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल हो रहा है प्रोसेस। यहाँ ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति या एक ही टीचर जो बोलता जा रहा है, लर्नर का भी यहाँ पे रोल रहता है। कॉपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के कॉपरेशन यहाँ पे डेवलप होता है ना, हम फीडबैक देते हैं। और इंटरैक्टिव प्रोसेस है। पर्पसफुल मैनेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, एक पर्पसफुल मैनेजमेंट होता है, उद्देश्य होता है, टीचिंग का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। क्योंकि जब भी हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने के पीछे हम पहले से कुछ जो अपने उद्देश्य हैं पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम जब क्लास में जाएंगे तो हमारे ये उद्देश्य हैं, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अपनी टीचिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। इस पे हमने बात की थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें टीचर होता है, डिपेंडेंट स्टूडेंट होता है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स करिकुलम, टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजीज और मैक्सिम। जो भी हम क्लास में जब पढ़ाते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज क्या हैं, हम कौन से सूत्र यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे टीचर है, कि टीचर किसी पे डिपेंड नहीं है। डिपेंड कौन होता है क्लास में? स्टूडेंट होता है। तो इस पे हमने लास्ट क्लास में बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जहाँ पे हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 डोमेन पढ़े थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात की, कि जब हम टीचिंग करते हैं क्लास में तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं तो इसको ब्लूम ने
तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए थे 1956 में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और डोमेन। कॉग्निटिव से मतलब क्या है, जो थिंकिंग। जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टीचिंग का क्या रहता है कि हम बच्चों की थिंकिंग को डेवलप करें। बच्चे जो भी चीज सीख रहे हैं उसके बारे में उनको नॉलेज हो, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े उनका, उस चीज को अप्लाई करें, मेजरमेंट इवेल्यूशन करें, है ना, एनालिसिस करें, सिंथेसिस, ये सब चीजें बच्चा करता है इस डोमेन के अंतर्गत। देन हमने पढ़ा था अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की जब हम बच्चे को जब नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो रहा है, उसके बाद उसके अंदर उसके प्रति भाव आना, है ना, ये भावात्मक, हिंदी में इसको हम बोलेंगे भावात्मक जो डोमेन है। तो इसमें बच्चे के अंदर जो भी बच्चे ने नॉलेज गेन किया उसके प्रति उसके अंदर भाव आ रहा है ना, वो भाव उसके अंदर कब कैसे आ रहा है, इसके भी कुछ आप पढ़ेंगे इसमें आगे। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा था। साइकोमोटर है कि जब मेरे अंदर भाव आ गया उस टॉपिक को लेकर तो मैं उसको अप्लाई भी कर रही हूँ, है ना। तो इसमें देखिए कुछ थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कॉग्निटिव डोमेन, इसमें हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब देखो बेटा ये होता है कि हर जो स्टेप्स हमने यहाँ देख रहे हैं कि 6 हमने यहाँ देख रहे हैं, ये 6 इसके स्टेप्स हैं। तो ये नहीं कि एक स्टेप पे जब आप होते हैं, नॉलेज पे जैसे हैं, तो आप नॉलेज से सीधा इवेल्यूशन पे नहीं आ सकते हैं, आप नॉलेज से सीधे एनालिसिस पे नहीं आ सकते हैं। आप एक एक करके धीरे धीरे अगले स्टेप पे बढ़ते जाएंगे। हायरार्की मतलब है कि पहले आप नॉलेज के लेवल पे आएंगे, नॉलेज के बाद फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे, फिर आप एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, मतलब हायरार्की होती है इसमें। एक लेवल को जब आप पास कर लेंगे देन आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। तो ये हायरार्की होती है। कॉग्निटिव डोमेन में हमने डिस्कस किया था ये। सबसे पहले इसमें नॉलेज, ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन, बोध, एप्लीकेशन, प्रयोग, एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर इसमें कोई आपकी हो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने किया था। इसमें ऐसी इफेक्टिव डोमेन, जो हम भावात्मक पक्ष की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें भी पहला रिसीविंग है कि हम ग्रहण कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कैरेक्टराइजेशन है ना, ये इसके लेवल हैं। और इसमें भी हायरार्की है, आप रिसीविंग करेंगे उसके बाद ही आप रिस्पॉन्स, उसके बाद ही वैल्यू के लेवल पे आएंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कैरेक्टराइजेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसका नेक्स्ट जो साइकोमोटर, जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, इस नॉलेज को, इसको अप्लाई करने के लिए हम कोई भी नई नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो इसको भी हम अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें भी इमिटेशन है, मैनिपुलेशन है, प्रिसाइजेशन है, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इस पे हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। फिर नेक्स्ट लास्ट क्लास हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग, इस पे भी डिस्कस किया था। 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ऑथोरिटेरियन होता है टीचर सेंटर्ड, जो पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। जो पूरा जो रोल होता है इस तरह की क्लास टीचिंग में टीचर का होता है। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट सेंटर होता है, जहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर लर्निंग करते हैं। लेजिस्फेयर जो होता है, जो फोकस करता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, जो कंटेंट पर फोकस करता है। इस तरह का जो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीजें हैं, जो आपको डिसीजन मेकिंग होती है, इस तरह की जो चीजें दी जाती हैं, कोई भी कंटेंट आपको दे दिया गया कि इसके बारे में आप नॉलेज क्रिएट करिए या ढूंढिए इसके बारे में, वो सब सब्जेक्ट सेंटर होता है, जहाँ पे फोकस पूरी तरीके से कंटेंट पे किया जाता है। ये लेजिस्फेयर होता है, इस तरह की जो टीचिंग होती है। नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा था फंक्शंस ऑफ टीचिंग। फंक्शंस ऑफ टीचिंग में हमने 3 मेन पढ़े थे। फंक्शंस और भी हैं, 3 मेन आपको हमने बताए थे, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड इवेल्युएटिव। डायग्नोस्टिक हमने बताया था, जैसे जहाँ पे हम बच्चों की पढ़ा रहे हैं, जब हम क्लास में टीचिंग हम कर रहे हैं, तो बच्चों को उस समय पढ़ाने के बाद हमने देखा कि बच्चे के, अगर हमने सपोज कर लीजिए कोई टेस्ट लिया और किसी बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हम यहाँ ये देखने का प्रयास करते हैं कि उस बच्चे के मार्क्स कम
क्यों आ रहे हैं। यहाँ हम बच्चे को की जो कमी है उसको जानने का प्रयास करते हैं, है ना, डायग्नोस करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव, जैसे हमें यहाँ पता चल गया स्टेज पे कि बच्चे के अंदर ये कमी है, तो फिर हम प्रिस्क्रिप्टिव यहाँ पे उसको रेमेडियल दे रहे हैं, उसकी जो कमी है उसको दूर करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक में हम कमी पता करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव में हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इवेल्युएटिव मतलब हम इवेल्यूशन करते हैं बच्चे का, पढ़ाते समय हम फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव इवेल्यूशन होता है, जो इवेल्यूशन हम कंटिन्यू क्लास में करते रहते हैं। इस पे भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था 3 फेज होते हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज जो होता है आपका बिफोर टीचिंग होता है, इंटरएक्टिव फेज जो होता है ड्यूरिंग टीचिंग होता है, पोस्ट एक्टिव फेज आपका आफ्टर टीचिंग होता है। इसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आप स्लाइड्स देख लीजिएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं को लगा टाइम बहुत हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं ना। इंटरएक्टिव फेज है और ये पोस्ट एक्टिव फेज है ना। मेन यही है, प्री एक्टिव फेज में हम सबसे पहले प्लानिंग स्टेज होती है जहाँ पे हम सब प्लानिंग करते हैं कि हमने हमारे क्लास में जाने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा जो लर्नर है उसकी नीड्स क्या है, लर्नर का लेवल क्या है, हमें जो मटेरियल क्लास में प्रोवाइड करना है वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि नहीं है ना। हम जब क्लास में जाएंगे तो हमें कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए। और मेन चीज जो हमारा जो टाइम है, कोई भी एक्टिविटी के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट को भी यहाँ पे मतलब फिक्स करना होता है कि प्लान करना होता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। तो ये सब प्लानिंग हम लोग प्री एक्टिव फेज में कर लेते हैं। इंटरएक्टिव फेज होता है ड्यूरिंग टीचिंग का, कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं जो हमने स्ट्रेटेजीज प्री एक्टिव फेज में बनाई थी उसका इम्प्लीमेंट हम इस स्टेज पे करते हैं। इसमें 3 प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे, परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रेस्पॉन्स, है ना। परसेप्शन में ये होता है कि जब आप क्लास में जाते हैं उससे पहले ही हम साइजिंग ऑफ द क्लास, हम क्लास का एक परसेप्शन अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं, इस तरह का उनका लेवल है। तो यहाँ पे आके हम वो चीज अपना फॉलो करते हैं कि जो हमने क्लास में हमने जो परसेप्शन बनाया था उसको यहाँ चेंज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमने पहले बना लिया उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। डायग्नोज हमने ऊपर बात की कि जो भी डिफिकल्टीज हैं लर्नर की, यहाँ पे हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। और रिस्पॉन्स जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चे वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चों के रिएक्शंस क्या हैं, ये सब चीजें इस फेज में होती हैं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, हम स्टिमुलस बच्चों के सामने प्रोवाइड करते हैं। स्टिमुलस मतलब हम बच्चों के सामने मतलब स्टिमुलस का मतलब है कि हम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, कोई रिवार्ड दे रहे हैं बच्चों को कि हमने बच्चों से क्वेश्चंस किया, आप अच्छा आंसर्स दोगे तो हम आपको ये अवार्ड देंगे, है ना, आप फर्स्ट आएंगे, कुछ भी हम स्टिमुलस बच्चों के सामने रख सकते हैं जिससे कि बच्चे लर्निंग के लिए मोटिवेट हो, सीख, है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, जो भी हमने स्टिमुलस हम लेके चले थे उसको हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, और यहीं पे हम लोग बच्चों को जब असेसमेंट करते हैं तो हम बच्चों को फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में उनको रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब हम बच्चों को कहते हैं आपने अच्छा किया, जो हम स्टिमुलस की जो बात कर रहे हैं, तो स्टिमुलस जब बच्चों को हम देते हैं तो बच्चे उससे रीइंफोर्समेंट उनको मिलता है स्टिमुलस के द्वारा। ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज को हम इवोल्यूशन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे हम ये सब चीजें देखते हैं कि हमें जो फर्स्ट प्री एक्टिव स्टेज में हम जो हमने ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए थे, जो लर्निंग आउटकम्स हमने जो डिसाइड किए थे वो हमने अचीव किए कि नहीं किए, हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या आया। जो हम टेस्टिंग टूल्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं, हमें जो बच्चों के टेस्ट लेने हैं, वो क्वेश्चनियर हमें कैसे बनाना है, टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाने हैं, ये सब चीजें यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। टेस्टिंग करते हैं बच्चों की, जो अचीवमेंट्स हैं उसको मेजर करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारे अचीव हुए कि नहीं हुए। लर्नर का जो हमने सोचा था कि हम ये चीज अचीव कर लेंगे, बच्चों को ये सब चीजें सिखा देंगे, क्या हम ये सिखा पाए कि नहीं सिखा पाए तो कितना सिखा पाए, तो ये सब हम मेजर करते हैं यहाँ पे। और जो हमने स्ट्रेटेजीज जो हमने प्री एक्टिव
फेज पे बनाई थी और हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो क्या हमारी स्ट्रेटजीज सक्सेस हुई कि नहीं हुई, क्या हमारी स्ट्रेटजीज उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पाई कि नहीं कर पाई। अगर नहीं कर पाई हैं तो हम यहाँ पे उनको चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस टीचिंग के चलते रहते हैं। यहाँ पे हमने पिछली बार लास्ट क्लास को छोड़ा था जो हम टीचिंग अप्रोचेस की, हम यहाँ पे 3 टीचिंग अप्रोचेस की बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। एक पहली है आपकी पैडागोजी, दूसरी है एंड्रागोजी और तीसरी है हुटागोजी। तो कोई बच्चा अगर जानता है तो बताइए, पैडागोजी आप लोग पढ़ रहे हैं कि पैडागोजी से आप क्या समझते हैं? यस मैम। पैडागोजी अप्रोच से क्या समझते हैं आप लोग? चाइल्ड की माइंड रीडिंग करना, उसके हिसाब से ऐसे एग्जांपल सेट करना जो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। यस हाँ, मैम। मैम ठीक है। एक्चुअली शिक्षा शास्त्र होता है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो जितनी भी नीड होती है हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो क्या चाहता है एक अच्छे टीचर से, यानी कि कौन कौन सी हम ट्रिक लगाए या स्ट्रेटेजी बनाए पढ़ाने के लिए। हाँ, ठीक है। अब देखिए पैडागोजिकल अप्रोच की हम बात करते हैं। पैडागोजिकल जो अप्रोच है, पैडागोगस जो ग्रीक वर्ड है वहां से आया है ना। इसको अगर हम डिवाइड करें तो पैडास प्लस एगोगास वर्ड, 2 वर्डों से बना है। पैडास का मतलब होता है चाइल्ड और एगोगास का मतलब है टू लीड, लीड मतलब आगे बढ़ाना बच्चे को। तो पैडागोजिकल जो अप्रोच है ये पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब चाइल्ड को फोकस किया जाता है इसमें, है ना। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग और मेकिंग थिंग लर्नर। पेडागोजिकल अप्रोच जो है एक ये पूरा शिक्षण शास्त्र है। शिक्षण शास्त्र मतलब आप टीचिंग आप किस तरीके से करेंगे, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आप कौन से टीचिंग जो मेथड्स हैं क्लास में यूज कर रहे हैं, ये सब चीज जो डिसाइड करता है टीचर करता है यहाँ पे, है ना। तो पूरी तरीके से ये किस पे डिपेंड है, टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग जब वर्ड आ जाता है वहां पे देखिए टीचिंग के साथ लर्निंग भी जुड़ी हुई है। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग है तो यहाँ लर्निंग, जहाँ टीचिंग है वहाँ लर्निंग भी हो रही है और मेकिंग थिंग लर्न, सीखा भी जा रहा है। तो टीचिंग आप किस तरीके से करें, आप अपनी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करेंगे, आप अपने टीचिंग के जो करिकुलम है, जो कंटेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आप जो अपने टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो कैसे प्लान करेंगे, आप अपनी टीचिंग जब कर रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, है ना। ये सब चीज आपके टीचिंग में स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ये जितनी भी आर्ट है ये सब भी पेडागोजिकल अप्रोच के अंदर आ जाती है ना। जैसे इसमें किस पे फोकस किया जाता है, चिल्ड्रन की लर्निंग पे फोकस किया जाता है। हम यहाँ पे इस तरह का शिक्षण करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो चाइल्ड है वो सीखे। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारी जो चाइल्ड की लर्निंग अच्छे से हो। ये पेडागोजिकल जो अप्रोच है इसको कहा जाता है कन्वेंशनल अप्रोच, मतलब जो चली आ रही, जो पहले जो परंपरा थी, जो टीचर सेंटर जो अप्रोच थी कि टीचर पूरी तरीके से डिसाइड करता है कि मेरा करिकुलम, मेरा स्टूडेंट क्या होगा, मुझे कौन सा टीचिंग मेथड करना है, वो सब चीजें टीचर डिसाइड करता है। तो इसलिए कन्वेंशनल अप्रोच है, ये टीचर सेंटर्ड है। इस वाली अप्रोच में लर्नर जो होता है वो पैसिव मोड में होता है और डिपेंडेंट होता है, और एक्टिव मोड में कौन होता है, टीचर होता है ना। लर्नर पूरी तरीके से यहाँ पैसिव मोड में होता है और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्यों है वो, क्योंकि वो डिपेंड किस पे है, टीचर पे। टीचर उसको जो पढ़ाएगा लर्नर वही सीखेगा, है ना। नेक्स्ट है इसमें एक्सटेंसिंग मोटिवेशन। एक्सटेंसिंग मोटिवेशन मतलब यहाँ पे जो बच्चों को जो मोटिवेशन मिल रहा है सीखने का, जो प्रेरणा मिल रही है वो उनको बाहर से मिल रही है। बाहर से मतलब कि टीचर ने उसे कहा कि आप अच्छा काम करोगे, अच्छा वर्क करोगे तो हम आपको ये देंगे, है ना। किस तरीके से आप मोटिवेट बच्चों को क्लास में कर रहे हैं, आपने अच्छा आंसर दिया, उसकी तारीफ कर दी, क्लैपिंग कर दी, तो उस चीज को देख के बच्चा जो है मोटिवेट हो रहा है लर्निंग के लिए। तो यहाँ इस अप्रोच में जो मोटिवेशन होता है वो बाहर से मिलता है, ठीक है। और इसी अप्रोच में हम डिफरेंट तरह के टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये इन पॉइंट्स को अपना ध्यान रखना कि पेडागोजिकल अप्रोच में ये पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस।
जो भी हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं कि जो शिक्षण हम कर रहे हैं क्लास में उसका हम एनालिसिस हम शिक्षण कर रहे हैं क्लास में उसका हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट था जीन हॉसे ने 1988 में दिया था। इन्होंने इसके 4 स्टेप बताए थे पेडागोजी का एनालिसिस के। इन 4 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, तीसरा टीचिंग मेथड्स और फोर्थ है इवैल्यूएशन सिस्टम। इन 4 स्टेप्स को आप अच्छे से ध्यान रखना। देखिए सबसे पहला है इसमें कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है कि जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम कोई भी एक चैप्टर है स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक लेसन को आप एक दिन में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उस लेसन को हम क्या करते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। सब यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट्स की सब यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स में से हम टॉपिक निकालते हैं। तो ये सारा जो एनालिसिस है कि हमने यूनिट बनाई, सब यूनिट बनाई, टॉपिक बनाए, तो ये सब चीजें आ जाती हैं कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ पे उस कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आपके वहाँ पे कंटेंट को जो एग्जांपल्स आप क्या देंगे, उस कंटेंट की व्याख्या कैसे करेंगे, ये सब चीजें इस कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत आ जाती हैं, कि ना। कि आप इजी जो कंटेंट को आप इजी टू डिफिकल्ट लेके जा रहे हैं, है ना। कौन ये सब चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने पूरे लेसन्स का। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। अभी इसे हमने ऊपर बात की थी। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं क्लास में जाने से पहले। आपने कंटेंट तो अपना डिसाइड कर लिया, आपने लेसन प्लान बना लिया कि मैं जिस तरीके से प्लान किया आपने अपने टॉपिक को कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, इतने सब डिवाइड्स कर दिए, इतने टॉपिक्स आपने बना लिए, है ना, टीचिंग पॉइंट्स बना लिए। इसी तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो बेस्ड होते हैं नॉलेज पे, है ना, अंडरस्टैंडिंग पे और एप्लीकेशन स्किल्स पे। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव का निर्धारण मतलब बनाते हैं, है ना। क्लास में जाने के लिए जो भी आप अपना कंटेंट टॉपिक क्लास में आज पढ़ाएंगे उसको लेके आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं उसके बाद हम अपने टीचिंग मेथड्स जो यूज ऑफ पेडागोजी हम यूज करते हैं यहाँ पे कि हम कौन से जो टीचिंग मेथड्स अपनी क्लास में पढ़ाएंगे। हमने देखिए कंटेंट का एनालिसिस कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब हम अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रहे हैं, टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं कि इंडक्टिव मेथड की, डिडक्टिव की, डेमोस्ट्रेशन की, एक्सपेरिमेंट्स की, रोल प्ले। आप कौन सा टीचिंग मेथड क्लास में यूज कर रहे हैं, है ना। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड मुझे लगता है कि रिसर्च की क्लासेस में आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव बताएगा मुझे कोई क्या होता है? इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या है? मैम जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें सबसे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उनके आधार पर रूल्स क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में पहले बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनके आधार पर एग्जांपल क्रिएट किए जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो यही चीज है, आप लोगों का कंसेप्ट ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का। बिल्कुल सही आपने बताया। इसी तरीके से देखो डेमोस्ट्रेशन, जो साइंस के जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, डेमो करके आप बता रहे हैं बच्चों को कि कोई क्लास में आप सपोज कर लीजिए सूर्य ग्रहण ही पढ़ा रहे हैं या आप पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आप ग्लोब ले गए तो उसको घुमा के चीजें आप बता रहे हैं, है ना, डेमो करके बता रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप क्लास में ले गए, कुछ भी आप साइंस में भी आप डेमो करके दिखा सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में ही ना प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहां पे हम डेमो करके दिखाते हैं चीजों को, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साइंस में आप किए होंगे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। एक रोल प्ले होता है, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं जो हम यहाँ पे इस स्टेप में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इवेल्यूएशन सिस्टम। इवेल्यूएशन सिस्टम हमने बात की कि जब हमने टीचिंग मेथड यूज कर लिया, अब हम इवेल्यूएशन करते हैं। यहाँ पे हम इवेल्यूएशन के साथ साथ अपना भी इवेल्यूएशन करते हैं, साथ साथ स्टूडेंट का भी इवेल्यूएशन करते हैं। तो इसमें भी इवेल्यूएशन हमने 2 टाइप्स के इवेल्यूएशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेटिव और समेटिव। मुझे लगता है सब पता ही होगा सब लोगों को। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो हम ड्यूरिंग टीचिंग करते हैं बच्चों का, और समेटिव होता है आफ्टर टीचिंग, जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब हम लर्निंग कर रहे हैं क्लास में तो उस लर्निंग के लिए हम जब असेसमेंट करते हैं,
तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव। और समेटिव होता है कि हम लर्निंग का जो हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब हमारी लर्निंग हो गई है तो उसका हम असेसमेंट, अधिगम का आकलन करना, जो बच्चे सीख गए हैं उसका असेसमेंट करना। और यहाँ पे हम कर रहे हैं सीखने के लिए असेसमेंट, बच्चों को सिखाने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस मेन यही है, दिस फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का यस मैम। पेडागोजिकल एनालिसिस। यस मैम। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजिकल अप्रोच। इसको मेलकम शेफर्ड नोल्स ने इसको बताया था इस अप्रोच को, लेकिन सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था अलेक्जेंडर नैप में। तो ये नाम भी कई बार आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर फर्स्ट पॉइंट पूछा जाए कि सबसे पहले इस टर्म को दिया किसने था, तो अलेक्जेंडर नैप है, लेकिन इस अप्रोच पे ज्यादातर काम जो किया है मेलकम शेफर्ड नोल्स ने किया है। तो एंड्रोलॉजिकल जो है वर्ड, ये तो भी दो वर्ड से बना है, एंड्रा प्लस गोगस। एंड्रा का मतलब होता है मैन और गोगस का है टू लीड। तो यहाँ पे हम किसको लीड करने की बात कर रहे हैं, मैन की। तो इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग। यहाँ मैन से मतलब क्या हो गया, एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं उनको पढ़ाने की जो टेक्निक है, जो साइंस है, ये क्या है, एंड्रोलॉजिकल। इट इज नोन एज एडल्ट लर्निंग। एंड्रोलॉजी को ध्यान रखिएगा, एडल्ट लर्निंग के लिए है। ये किस पे सेंटर्ड ओरिएंटेड होती है, गोल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको, जैसे हमने पेडागोजी में देखा था, वो किस पे फोकस कर रहा था, पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड था। अब यहाँ पे ये लर्नर सेंटर्ड है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब यहाँ पे हम बच्चे को बाहर से मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे को अपने अंदर से ही है कि नहीं मुझे पढ़ना है, जिस तरीके से आप लोग आज पढ़ रहे हैं। आप लोग जो अभी मैं कहूँ थी, हमारे आप लोग जो एडल्ट लर्निंग है, या आपकी एडल्ट लर्निंग है, एंड्रोलॉजिकल अप्रोच है। क्योंकि आपको पता है कि हमें नेट का एग्जाम देना है, आपसे कोई कह नहीं रहा पढ़ने के लिए, आप खुद क्लास ले रहे हैं, ये आपको अंदर से ही मोटिवेशन आ रहा है। दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। गोल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब आपको पता है कि मुझे नेट का एग्जाम देना है, इसीलिए आप इस क्लास को ले रहे हैं। आपके सामने गोल सेट है। आपका गोल क्या है कि मुझे नेट का एग्जाम क्रैक करना है, पास करना है। तो इस तरीके से आपको खुद अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है और आप इसको क्लास को ले रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। तो इस अप्रोच में इस पे फोकस किया जाता है। रोल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ एडल्ट लर्नर। देखिए, अब इससे पहले पेडागोजिकल अप्रोच में क्या था, कोई प्रीवियस वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं थे लर्नर के पास। यहाँ पे आप जो सीख रहे हैं, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का बहुत रोल होता है आपके लर्निंग में। एडल्ट जो लर्नर होता है अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे सीखता है, या प्रीवियस एक्सपीरियंस का बहुत रोल होता है उसकी लर्निंग में। और देखिए नेक्स्ट है रेडीनेस टू लर्न। यहाँ पे आप खुद रेडी है लर्न करने के लिए, आपसे कोई कह नहीं रहा, लेकिन आप बिल्कुल तैयार हैं कोई भी चीज सीखने के लिए। ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब आप स्वयं अपने आप ही कर रहे हैं, है ना। कोई अलार्म बजे ना बजे, लेकिन आप सुबह अपने आप उठ जाएंगे, ऑटोनोमस है। कोई आपसे कह नहीं रहा क्लास लेने के लिए, लेकिन आप अपने आप ले रहे हैं, सब चीजें अपने आप हो रही हैं। सेल्फ सेल्फ मोटिवेट। हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड है आप। लर्नर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ इवेल्युएटेड। लर्नर यहाँ पे स्वयं डायरेक्टेड हो रहा है, स्वयं निर्देशित है कि उसे क्या करना है, और वो स्वयं अपना मूल्यांकन करता है यहाँ पे, है ना। अपना मूल्यांकन वो स्वयं कर रहा है कि मुझे कितना, देखिए डायरेक्टेड मतलब वो स्वयं डायरेक्ट कर रहा है अपने आप को, कि आज उसने अपना सेट कर लिया कि मुझे इतनी यूनिट पढ़नी है, इतना मुझे आज जो टारगेट उसने डिसाइड किया, मुझे इतना पढ़ना है, पूरा अचीव करना है। और फिर वो इवेल्युएट करता है कि क्या मैं इसको ठीक से कर, जो मैंने अचीव किए थे सेट, वो मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो लर्नर है खुद ही अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है और उसको इवेल्युएट भी करता है। टीचर का जो रोल होता है यहाँ पे मेंटर और फैसिलिटेटर के रूप में होता है। टीचर आपको बता देता है कि जैसे हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, हमको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और सीखेंगे आप खुद ना, आपके खुद आपके अपने अंदर होगा सीखने का, तो आप खुद अपने आप ही सीखेंगे। तो ये एंड्रोलॉजिकल अप्रोच होती है जो फोकस करती है एडल्ट लर्निंग पर। ठीक है, इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। इसमें मोटिवेशन जो होता है इन्फ्लुएंसिंग होता है, ये लर्नर सेंटर्ड होती है, वो पेडागोजिकल अप्रोच थी, वो टीचर सेंटर्ड थी, है ना। इसी में नेक्स्ट अप्रोच है आपकी हुटागोजी मॉडल। हुटागोजी जो है इसको स्टीवर्ट हेल्स ने पॉइंट किया था।
ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, हुटा प्लस गॉजी। हुटा का मतलब है यहाँ पे सेल्फ, और टू लीड, गॉजी लीड। हम गॉजी का मतलब समझ ही रहे हैं, टू लीड, आगे बढ़ाना। अब यहाँ किसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है? सेल्फ को। इट इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, है ना। यहाँ पे आप खुद ही अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपना मूल्यांकन भी खुद ही कर रहे हैं। यहाँ आपको कोई नहीं कह रहा कुछ करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है जो हम पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी में आप खुद ही अपना पूरा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, अपनी जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अपना टॉपिक सेट करते हैं, अपनी पूरी पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये सब चीजें जो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, इस तरह की जो लर्निंग है वो हुटागोजी के अंतर्गत आती है। इंडिपेंडेंट लर्नर है, यहाँ पे जो भी चीजें करनी है आप स्वयं लर्नर है, खुद ही इंडिपेंडेंट है। एंड्रागोजी में तब भी टीचर का रोल था, ऐसा नहीं था कि टीचर का कोई रोल नहीं था, लर्नर सेंटर्ड थी, लेकिन टीचर का वहां पे रोल था, फैसिलिटेटर का। लेकिन यहाँ पे लर्नर जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, उसको खुद ही डिसाइड करना है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये लर्नर खुद डिसाइड करता है। नो फॉर्मल इवेल्युएशन, यहाँ किसी तरीके का फॉर्मल इवेल्युएशन नहीं होता है ना। यहाँ कोई तरह का टेस्ट नहीं होता है, किसी तरीके का असेसमेंट नहीं हो रहा। जो असेसमेंट होगा वो खुद लर्नर स्वयं करता है। टीचर्स बिकम नेविगेटर, जो आपको बस रास्ता बता देता है इस तरह से चलना है, लेकिन रास्ते पे कैसे चलना है, आपको रास्ते में कहाँ रुकना है, कैसे चलना है, ये सब डिसीजन जो है लर्नर खुद लेता है। इसको हिडागोजी मॉडल को डबल लूप लर्निंग भी कहा जाता है। देखिए डबल लूप लर्निंग जो है इसका मतलब क्या है? सिंगल लूप लर्निंग में क्या होता है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, तो वो एक आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने क्लास में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए कि हम ये पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। ये सिंगल लूप लर्निंग है ना। यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते सिंगल लूप लर्निंग में। लेकिन डबल लूप लर्निंग में क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत से काम करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये गलत दिशा में जा रहा है ना। कई बार टीचर्स आपको कोई चीज बता रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही नहीं है, ये एंड्रागोजी में आप उस रास्ते को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप यहाँ पे इस चीज में चेंज कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इन चीजों को चेंज कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल लूप लर्निंग होता है कि आपने कोई चीज सोचा, उसको करा, और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा उसमें चेंज करके दोबारा उसको प्लान कर रहे हैं, फिर उसको आगे अचीव कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, डबल लूप लर्निंग है इस तरीके से। तो मुझे लगता है हुटागोजी आपको समझ में आ गया है इस केस में। नेक्स्ट है आपका, देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये आपका इसकी लास्ट पॉइंट है इसी जो टॉपिक का हम चल रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड का। लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है मॉरिस एल बिगी ने 1967 में लेवल्स बताए थे। ये भी हायरार्की में है। इसमें फर्स्ट लेवल आता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। हायरार्की का मतलब मैंने बताया कि एक लेवल से आप दूसरे लेवल पे तभी जाएंगे जब आप पहले लेवल को आप पार कर लेंगे, तब आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। तो इसमें सबसे नीचे जो होता है मेमोरी लेवल होता है, और सबसे हाई पे है रिफ्लेक्टिव लेवल। एक एक करके समझते हैं इसे। मेमोरी लेवल, इसको स्मृति स्तर बोलते हैं। ये दिया था हर्बर्ट ने, इस लेवल को हर्बर्ट ने दिया था। ये क्या है? इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग की सबसे प्रथम प्राइमरी स्टेज है। ये लीस्ट थॉटफुल है, मतलब इसमें किसी तरीके का विचार नहीं होता। विचार मतलब किसी तरीके की थिंकिंग नहीं है, रोड लर्निंग है। जैसे छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा बच्चों को हम लोग टेबल सिखाते हैं, क ख ग सिखाते हैं, तो वहां पे बच्चों को हम मैडम जैसे बोल रही हैं, बच्चे वो सीखते जा रहे हैं। वो इस सोचने का वहां पे इस विचार नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि अगर क ख ग है तो ये क्यों है ना। ये टेबल अगर 2 1 जा 2 है तो 2 1 जा 2 क्यों है, ये चीज हम यहाँ पे बच्चा नहीं सोचता है, वो सिर्फ रटता है। रोड लर्निंग होती है इस लेवल पे। बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस, ये जो लेवल होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस पे बेस होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बच्चे के सामने कोई स्टिमुलस है तभी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये लेवल टीचर सेंटर्ड है कि पूरी तरीके से टीचर इसको कंट्रोल करता है। स्टूडेंट इसमें सेकेंडरी होता है, मतलब
टीचर यहाँ पे एक्टिव है और स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव मोड में है, सेकेंडरी स्टेज पे। मतलब इट इज कवर्ड नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने अभी ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो वहां पे पहला जो ऑब्जेक्टिव था हमारा कॉग्निटिव में नॉलेज बेस्ड था। यहाँ पे बच्चे सिर्फ नॉलेज बेस तक ही रहते हैं, ज्ञान मतलब 2 1 जा 2 टेबल उन्हें बस याद करने से मतलब है, वो फैक्ट्स को इस बस याद करते जा रहे हैं, उनको इससे कुछ मतलब नहीं कि ये ऐसा क्यों है, इस पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। रैपिडिटी इन लर्निंग, लर्निंग जो होती है बहुत ही रैपिड होती है ना, बहुत तेजी से बच्चा यहाँ पे सीखता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, स्टेबिलिटी रिटेंशन मतलब कि बच्चा जो है ध्यान धारण मतलब धारण करने की उसकी एबिलिटी यहाँ पे अच्छी डेवलप हो जाती है ना। जैसे कि अभी कोई भी चीजें आप टेबल आप लोगों ने याद किए होंगे, अभी आपसे कहा जाएगा तो आप तुरंत सुना देंगे, यानी कि आपने उसे धारण कर लिया, धारण कर चुके हैं उसे आप। नेक्स्ट है ये लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, सबसे लोएस्ट लेवल है। इसमें इवेल्यूशन जो होता है ओरल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। ये फोकस करता है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस के ऊपर, जो भी फैक्ट्स हैं जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको लर्न कराने पे ये ज्यादा फोकस करता है। इसमें जो लर्निंग मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्लान होता है। मतलब इसको प्लान ऑर्गेनाइज कौन करता है, टीचर करता है, टीचर सेंटर्ड है ये लेवल, इसीलिए इसको जो लर्निंग मटेरियल है पूरी तरीके से जो ऑर्गेनाइज जो है, किस तरीके से उसको जो लर्निंग मटेरियल है कैसे बच्चे के सामने उसको प्रेजेंट करना है, ये सारे डिसीजन जो होते हैं टीचर स्वयं करता है। आपको इस पे ध्यान ये रखना है कि ये जो लेवल है ये किस पे बेस करता है, जो नॉलेज जो फैक्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशंस हैं उन पे ज्यादा फोकस करता है ये, है ना, उनको लर्न करने पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेमोराइज करता है बच्चा, याद करता है चीजों को, धारण करता है, रिकॉल करता है, पुनस्मरण करता है, और उसका रिप्रोड्यूस भी करता है ना। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन बच्चे का टेस्ट लिया, तो आपने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, अगर बच्चे ने उससे पहले आपने उसे क्लास में याद किया तो उसको याद हो गया। अब जब आपने उससे पूछा तो वो उसको याद है इसलिए वो उसको बता रहा है, तो उसका मतलब उसने धारण कर लिया। अब जब एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आया तो उसने उसका आंसर लिख दिया, तो उसका मतलब उसने पुनःस्मरण कर लिया जब उसे पूछा। और रिप्रोड्यूस में हो जाता है कि वो उसको अपने आंसर जब दोबारा कभी एग्जाम में 3 4 दिन बाद हफ्ते बाद उससे पूछा तो वो उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको उसी नॉलेज को दोबारा प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो मेमोरी लेवल है वो काम करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे लीस्ट थॉटफुल है यहाँ पे, जो थॉट जो है थिंकिंग है बिल्कुल कम होती है, पूरी तरीके से ये रोड लर्निंग पे मतलब रोड रटने पे डिपेंड होती है। इसमें नेक्स्ट लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको दिया था मॉरिसन ने, हाँ मॉरिसन ही है। ये बेस्ड करता है जब आप मेमोरी लेवल पे पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं, आप चीजों को याद करना सीख जाते हैं, तभी आप इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ पाएंगे, है ना। तो इसमें होता है मेमोरी प्लस इंसाइट, इंसाइट मतलब सूझ, आपके अंदर थोड़ी सी सूझ भी आ जाती है, अंतर्दृष्टि आ जाती है कि आप चीजों को कैसे चीजों को सीखेंगे। It aims at the assimilate and understanding of instructional messages by interpretation, classification, comparison and relationship. अब जैसे आपने पहले आगे सीख लिया मेमोरी लेवल पर की चीजों को कैसे आपने याद कर लिया, उस लेवल पे आपने हम मेमोरी लेवल पे हम कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और वहां पे हम प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ देते हैं, है ना। और आपने देखा जैसे हमने पढ़ा कि वहां पे मेमोरी लेवल में एक तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा था, मशीन की तरह, कि आपने बच्चे के माइंड में फिट कर दिया, बटन दबाया, उसने उसका आंसर दे दिया, मेमोरी लेवल याद उसने किया तो उसने उसका आंसर दे दिया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो चीजों को वैसे की वैसे स्वीकार नहीं करता है, यहाँ पे वो चीजों को समझने का भी प्रयास करता है ना। समझता कैसे है, उनकी व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है, क्लासिफाई वर्गीकरण करता है, चीजों को अलग अलग रखने का प्रयास करता है, चीजों को जो भी फैक्ट्स उसको बताए जा रहे हैं वो उसमें कंपेयर करता है ना। संबंध, जो दो चीजें, दो एग्जांपल्स आपने बच्चों के सामने बताया तो वो उनमें रिलेशनशिप देखता है कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब यहाँ पे थिंकिंग जो है, जो थॉट है वो बढ़ जाता है ना। मेमोरी प्लस इंसाइट, तो यहाँ पे
थिंकिंग थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती थी। वहां बिल्कुल लीस्ट थॉटफुल था, बच्चा कम विचार कर रहा था, लेकिन यहाँ उसका थिंकिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, चीजों को समझने लगता है। और समझता कैसे है? इंटरप्रिटेट करके, क्लासिफिकेशन करके, कंपैरिजन करके, रिलेशनशिप करके। यहाँ पे डेवलप द एबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे वो अपनी जो जनरलाइजेशन, जो फैक्ट्स का जो सामान्यीकरण है वो करना यहाँ पे वो बच्चा सीखता है। जो कंसेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो भी संकल्पनाएं जो बच्चे जो फैक्ट्स तथ्य सीख रहा है वो उनको सामान्यीकरण करने की यहाँ पे उसकी एबिलिटी डेवलप होने लगती है। जब ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसकी रीजनिंग डेवलप हो रही है, उसका इमेजिनेशन डेवलप हो रहा है ना, वो कंपेयर कर रहा है चीजों को। ये सब चीजें यहाँ पे बच्चा शुरू कर देता है। इस तरह का दिस इज थॉटफुल प्रोसेस, है ना। जब थॉटफुल प्रोसेस क्यों है? जब विचार बच्चा थिंकिंग कर रहा है, थिंकिंग कब होगी? जब वो चीजों को रिलेट कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है, तभी तो वो विचार उसके हो रहा है, थिंकिंग हो रही है। उसके इवैल्यूएशन सिस्टम की हम बात करें तो इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब एक चीज और इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे सोचते हैं कि जो मेमोरी लेवल है सिर्फ प्राइमरी लेवल पे ही होता है। अगर हम बड़ी क्लासेस में जाएं, 6th 7th 8th में, 9th 10th में, यहाँ मेमोरी लेवल नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये भी हम जो लेवल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, इन लेवल का मतलब ये है कि देखिए 9th क्लास में भी हम मेमोरी याद करते हैं, चीजों को रटते हैं। आप आज नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप यहाँ भी आज चीजों को मेमोरी लेवल पे याद कर रहे हैं, है ना, चीजों को सीख रहे हैं। सब चीजें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही नहीं है, यहाँ पे मेमोरी भी मतलब स्मृति स्तर पे भी चीजों को सीख रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा है उसकी थिंकिंग जो है इतनी डेवलप नहीं होती है उस स्टेज पर, उसका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, वो तर्क नहीं कर सकता है वहां पे, तो इसीलिए वहां पे हम मेमोरी लेवल पे बच्चे सीखता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम यही कहें कि नहीं कि अब इस स्टेज पे आके जब हम बड़े हो जाते हैं तो मेमोरी लेवल पे नहीं है, ऐसा नहीं है। मेमोरी लेवल तो हमारा चलता है, चीजों को हम याद हर स्टेज पे करते ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हंट ने दिया था। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब चीजों को आप अंदर से, कुछ चीजों को बहुत इन डेप्थ चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं ना। कोई भी चीजें हैं डेप्थ, बहुत ही गहराई से हर चीज को आप जानने का प्रयास करते हैं। मोस्ट थॉटफुल है ये प्रोसेस। आप बहुत ज्यादा चिंतन आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। यहाँ पे मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब आप मेमोरी लेवल को भी पार कर लेंगे, मेमोरी से आप अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे, तभी आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ पाएंगे। आप अगर सोचें मेमोरी से हम रिफ्लेक्टिव पे आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। मेमोरी के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना होगा, उसके बाद आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचेंगे। ये लेवल जो होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। दिस इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे लर्नर को पूरी तरीके से एक ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रख दी जाती है और बच्चे से कहा जाता है कि इसको आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज किया जाता है ना। एक्सपेरिमेंटल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे। ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक चिंतन यहाँ पे बच्चे का डेवलप होता है स्टेज पर। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक ना, जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। आलोचनात्मक मतलब कि बच्चा किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आलोचनात्मक तरीके से सोचता है ना। किसी चीज को उसके अवगुण भी देख रहा है, गुण भी देख रहा है। आलोचना जब हम करते हैं तो उसके सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को सोचते हैं। It is based on explore, discovery, experiment, investigation and inquiry method, है ना। यहाँ पे बच्चा नई नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है, डिस्कवरी करता है, इन्वेंशंस करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है ना, इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है। ये सब मेथड जो है रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही क्रिएट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो हमारा जो चिंतन जो स्तर है वो बहुत हाई हो जाता है। और यहाँ पे फोकस किस पे किया जाता है? ओरिजिनल थिंकिंग पर। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें बहुत रोल प्ले करती है। और यहाँ पे जो टीचिंग जो होती है पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब जो लर्नर और टीचर दोनों मिलकर ही करते हैं। है तो ये लर्नर सेंटर्ड ही है
कि पूरी तरीके से लर्नर ही करता है, लेकिन यहाँ पे टीचर का भी रोल रहता है। टीचर भी यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, टीचर ने बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम दे दी और उसे कहा कि तुम इसको सॉल्व करो। अब बच्चा उस प्रॉब्लम को गूगल पे जाके सर्च कर रहा है या प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, असाइनमेंट तैयार कर रहा है, मतलब इस तरीके से सारे काम करता लर्नर ही है। लेकिन उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो पूरी तरीके से ओपन होता है, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट मिलता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर करता है बच्चा, नई नई डिस्कवरी करता है, इस तरीके से बच्चा यहाँ पे सीखता है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल था। तो यहाँ हाँ, ये लेवल हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब बताइए यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम इस लेवल तक, यहाँ पे जो हमने बताया मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, इनमें कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आ रही हो वैसी चीज? मैम एक क्वेश्चन था, ये जो डीवी है, डीवी के द्वारा जो ये थिंकिंग लेवल के कितने तार्किक पद इन्होंने दिए हैं? डीवी ने? जी डीवी का तो बेटा अभी नहीं मुझे पता। ये आया था प्रश्न, तो हमको जानकारी नहीं थी इनका। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जॉन डीवी का। जी जी, थैंक यू मैम। हाँ, और बताइए, आज जो हमने क्लास जो अभी करी है इसमें कोई क्वेरी जो आपको ना समझ में आ रहा हो? जो लेवल्स हैं, लेवल्स आप अपने क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये जो इसमें से क्वेश्चंस जरूर आता है। मैंने तो जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें से पॉइंट्स थे ज्यादातर यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि आपका ये जो पूरा कवर हो जाए, कि कोई पॉइंट्स इसमें छूटे ना। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जो नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखेंगे कि ऑप्शंस कई सारे होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना। तो अगर इन पॉइंट्स को अपने माइंड में आप बिल्कुल सेट कर लेंगे तो आपको अपने आंसर्स देने में दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। पीछे की स्लाइड्स में आपको एक बार दिखा देती हूँ, कुछ ना समझ में आया हो बताइए, कुछ क्वेश्चन किसी का हो। मैम जो सिनॉप्सिस और थीसिस जो होते हैं, तो इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन कैसे जानेंगे, कौन सा है? देखिए सिनॉप्सिस जो हम लोग बनाते हैं, है ना, जी जी तो सिनॉप्सिस में आपके फॉर्मेट समेटिव जो होगा आपका थीसिस का होगा, या आपकी पूरी थीसिस कंप्लीट हो गई। सिनॉप्सिस क्या है, आपका जो पीएचडी का जो करिकुलम है ना, जो हमारा कोर्स है पीएचडी का, तो सिनॉप्सिस एक पार्ट है। तो जी उसमें हम लोग अगर टीचर के सामने आपने दिया, वो वहां पे उसको असेस कर रहा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा सिनॉप्सिस जो है। और जब थीसिस हम पूरी लिख लेते हैं लास्ट में जब हम कर रहे हैं, तो वो हमारा समेटिव हो जाता है। अब अगर इसी में अगर हम ये कहें कि सिनॉप्सिस बनाते समय, जब आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं अपनी, है ना, उस समय अगर आप टीचर के पास गए और उससे पूछ रहे हैं, समझ रहे जी हैं, जी तो जी वहां आपका फॉर्मेटिव हो जाएगा। जो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, आपका ड्यूरिंग प्रोसेस होता है। जो भी आपका ड्यूरिंग प्रोसेस है वो फॉर्मेटिव होता है। समेटिव में हम एक निश्चित जजमेंट पे पहुंचते हैं। जी ठीक है, अगर सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद आपका जो गाइड एक डिसीजन पे, जजमेंट पे ही पहुंच रहा है कि हाँ आपका जो सिनॉप्सिस है अच्छी है खराब है, इसको हम इतना ग्रेड देते हैं, तो वो आपका समेटिव हो गया। लेकिन जब आप सिनॉप्सिस को अपने गाइड के पास लेके गए सिनॉप्सिस बनाते समय, तो उस समय आपके गाइड ने कहा कि इसमें चेंजेस कर दीजिए, इस तरह के आपको ये स्टेप गलत है, ये है, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। तो समेटिव में आप ये ध्यान रखिए, वहां पे हम एक जजमेंट पे पहुंचते हैं, है ना। जी और जी फॉर्मेटिव क्या है, आपका एक प्रोसेस में आप जो असेस कर रहे हैं कोई सी चीज को करते समय, जब हम जजमेंट वहां पे हम डिसीजन ले रहे हैं, वो आपका समेटिव वो फॉर्मेटिव हो जाता है। समेटिव टोटल है, ग्रैंड है एक तरीके से। जी और मैम आप क्लास कल भी लेंगी? कल देखते हैं। मैं अभी मेरा कोई प्लान अभी नहीं है, कुछ
आप बताइए, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ, कोई इसी यूनिट में क्लास हो चुकी है, इसका जो नेक्स्ट है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैडम ने ले लिया था, कोई मैम इसके और नोट्स ऐसी मिल जाएंगे? किसके किसके नोट्स? जो आपने आज पढ़ा है। हाँ ये मैम ये पीडीएफ, जो ये हमें मिल जाएगा ना पीडीएफ में जो आपने हाँ सभी ये स्लाइड। पीडीएफ हम शेयर कर देंगे सर, आ जाएगा आपके पास, है जी ना? मैम। ये ओके आपके मैम, पास आ थैंक जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसी यूनिट में कोई ऐसी जो टॉपिक है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, है ना, जो नहीं समझ में आ रहा हो, यू। क्योंकि मैम टाइम थोड़ा कम स्लाइड है, ऊपर कर दीजिए प्लीज आप थोड़ा सा, एक यहाँ दो से स्लाइड स्टार्ट ऊपर। है ना, ये स्टार्ट है यस यहाँ यस से। यस यस यस। हाँ, तो ऐसा कोई टॉपिक जो ना समझ में आ रहा हो इस यूनिट में, तो ऐसा कि हम उसको तैयार करके आपको समझा दें, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी है। जैसे इवैल्यूएशन है, कौन सी आपको पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो हम उस पे काम कर सकते हैं अभी। तो मुझे बताइए अगर कोई ऐसा हो तो वो हम आपको डिस्कस क्लास में कर लेंगे। इस यूनिट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो टीचिंग है, जो यूनिट है, इसमें आपको कोई पार्ट जो है मुश्किल लग रहा हो, बताइए। नहीं? अच्छा बताइए, न्यूज़पेपर से अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो वो कौन सी एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। इतना कंफ्यूजन, इनफॉर्मल है मैम। इनफॉर्मल की नॉन फॉर्मल? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल कैसे है बेटा? इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल, न्यूज़पेपर से जो टीचिंग हो इनफॉर्मल। रही है, दिस इज इनफॉर्मल, है ना? यस मैम, नॉन, यस मैम। ओके ओके मैम, ओके मैम, सॉरी। नॉन फॉर्मल हो जाता है आपका ओपन, इनफॉर्मल है, राइट मैम। हाँ इनफॉर्मल, ठीक है। ओके गॉट इट। हाँ, अच्छा, इनफॉर्मल। क्योंकि मैं जब क्लास लेती हूँ तो जो मेरा बेटा है मेरे साथ क्लास सुनता है, अब वो क्लास मैं जब पढ़ा रही हूँ तो वो ये चीज सीख गए, फॉर्मल फॉर्मल, तो ये कौन सी एजुकेशन है उसके लिए? मैम फॉर्मल। इनफॉर्मल ही होती है। इनफॉर्मल है मैम, मैम इनफॉर्मल इनफॉर्मल, उसके लिए। इनफॉर्मल। हाँ इनफॉर्मल होगी, है ना? तो देखिए, बच्चा है या हम हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो सब इनफॉर्मल है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में इसके भी जो पॉइंट्स हैं पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कई बार, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नॉन फॉर्मल में कोई एज लिमिट नहीं होती है ना? कोई जैसे एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा आपने सुना होगा, वो सब नॉन फॉर्मल में आता है, इग्नू है, ये सब नॉन फॉर्मल में आता है। फॉर्मल में आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पे आपको डिग्री सर्टिफिकेट्स दिया जाता है पूरी लर्निंग होने के बाद, वो फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल है पूरी तरीके से। ओके इनफॉर्मल जो मैम, ओके। इनडायरेक्ट लर्निंग जो होती है आपकी, ठीक है। नॉन मैम नॉन एक्सपीरियंस फॉर्मल में बेस्ड भी हो सकती प्री है मैम, है स्ट्रक्चर्ड ना? नहीं होता है। हाँ, स्ट्रक्चर्ड नॉन नहीं होता। फॉर्मल जो होता है प्री स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, उसमें हाँ, टाइम ड्यूरेशन और ये सब कक्षा का नहीं, समय सब कुछ निर्धारित नहीं नहीं, होता है। नहीं वो होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें से। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात, मैम बिल्कुल। इनफॉर्मल मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकती है, किसी से भी ली जा हाँ सकती है ना, वो बिल्कुल छोटे बड़े। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकती है। और ये कॉग्निटिव डोमेन वगैरह ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कई बार ये क्रम आ जाता है कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, पहला कौन सा होता है, दूसरा तीसरा, ये कौन से स्टेप्स किस तरह से होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना? मैम नॉलेज को। मैम कॉग्निटिव के बाद जो मैं ये दो पूछना होते हैं चाहूंगा। वो हाँ, दो बता दीजिए। मैं थोड़ा सा जो इसके कॉग्निटिव के बाद जो दो हैं वो थोड़ा सा समझा दीजिए। अफेक्टिव और साइकोमोटर। हाँ ये जी। अफेक्टिव डोमेन है बेटा। देखो अफेक्टिव डोमेन में क्या है कि किसी भी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसके प्रति मेरे अंदर क्या भाव आ रहा है, तो भाव तभी आएगा जब मैं उस नॉलेज को रिसीव करूंगी, है ना? रिसीव करना, किसी जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उसको रिसीव करना, सुनने की आपके अंदर इच्छा होना, ये हो गया रिसीविंग के अंदर। रेस्पॉन्डिंग हो गया कि आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि आप जब मैं कोई चीज, आपकी इच्छा तो हो गई सुनने की, तो फिर आपकी सहभागिता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, आपकी सहभागिता करने की इच्छा है कि नहीं, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है ओके। वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में है कि जो हम सीख रहे हैं उसका महत्व क्या है। आप उस किसी भी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को आप तभी करें, सीखेंगे जब आपको पता हो कि इसका
आपके लिए वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है। जब आपको महत्व पता चल जाएगा तब आप उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब कि आप जैसे कि ना सेट ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि आप लोग अपनी बुक्स हैं अपनी अलमारी में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, संगठन करके रखते हैं, है ना, कि ये इंग्लिश सहेज कर की, रखना साइंस उसको। की, मैथ्स की, यहाँ से तब आप उसको वहां पे ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तब आपके वो करेक्टर में दिखने लग जाती है, करेक्टराइजेशन हो जाता है, आपके व्यवहार में वो चीजें दिखने लग जाती हैं, आपके करेक्टर में वो गुण आ जाता है। मैं तो इसमें एग्जांपल झांसी की रानी का ही देती हूँ। झांसी की रानी की आपने पोयम पढ़ी तो उसके पढ़ने के बाद आपके अंदर भाव आ गया कि हाँ, वीरता का भाव आपके अंदर है, और वो वीरता का भाव करेक्टर में आपको दिखाई दे रहा है ना। मैम व्यवहार में परिवर्तन। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन, नमकीन भी रखी है, ठीक है। अब ले आया। हाँ सीधे। अब इसी में देखिए नेक्स्ट है उदाहरण उदाहरण जो बता रहे थे वो बता दीजिए, क्या बता रहे थे? हाँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई के दे रही हूँ कि आपको अपने पोयम पढ़ी, आपको नॉलेज होगी उनके बारे में कि उन्होंने इतना हमारे देश की आजादी में क्रांति में उन्होंने वो दिया, उनका योगदान था, है ना। अब उसको वो करेक्टर में आपके अंदर भाव आ गया, और वो वीरता का जो भाव है आपके अंदर वो दिखने लग गया, है ना। वीरता का भाव आपके अंदर आ गया। वो भाव जब तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी, तभी वो भाव आपके अंदर आएगा, आपके करेक्टर में वो दिखने लग जाएगा। जब वो आपके करेक्टर में दिखने लग गया, आपके करेक्टर में वो चीजें आ गई, वो गुण आपके अंदर वो आ गया, तब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। साइकोमोटर में क्या हो गया कि जहां आपका मन और आपका मन और तन, है ना, मोटर में क्या आ गया कि आपकी जो बॉडी है वो भी वर्क करने लग गई है। अब जो आपका मन कह रहा है वही आपकी बॉडी भी कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है। साइकोमोटर क्रियात्मक, इसको ज्ञान क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या देखो, पहला जैसा है इसमें इमिटेशन, प्रतिरूपता। इसमें किसी भी कुशल व्यक्ति या जो विद्यार्थी है कि कौशल को जो वो वैसे ही अपनाने लग जाता है। इमिटेशन मतलब जैसे रानी लक्ष्मीबाई का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो उसी चीज को वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई जैसे करती थी वो वैसे ही कर रहा है, अपने व्यवहार में लेके आ रहा है। जैसे कि छोटा बच्चा अपनी मदर के कामों को इमिटेट हाँ, करता है। करता है। जैसे कोई बच्चा है, उसके पापा बाइक चलाते हैं तो वो उसी की तरह भुर करने लग जाता है ना। तो इमिटेशन कर रहा है वो, उसी उसी कर लिया यानी कि उसने। उसके बाद है, हाँ, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, कि उसने पापा की तरह देख तो लिया कि वो पापा ऐसे बाइक चलाते हैं, वो अपनी साइकिल को भी उसी तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर रहा है कि पापा की बाइक तो बहुत तेज चलती है, अगर वो सब साइकिल सीख रहा है, साइकिल में वो बाइक के गुण देख रहा है। अब यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर रहा है उन चीजों को कि नहीं, साइकिल तो पैर से चलती है, पैडल मारना पड़ता है। तो वो वहां पे उसका प्रयोग कर रहा है, जो चीज इमिटेशन में जो चीज उसने सीखी वो यहाँ पे आके वहां पे मैनिपुलेट कर रहा है ना, चेंज कर रहा है उस नॉलेज को। जब वो चीज को नॉलेज कर रहा है तब उसमें प्रिसाइज आ रही है, शुद्धता आ रही है। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान। मतलब एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें क्या आ रही है, सुधार आ रही है, उसमें परफेक्शन आ रहा है, एक्यूरेसी आ रही है। समझ रहे हैं, पहले तो उसने इमिटेट किया, राइट मैम। इमिट करने से मैनिपुलेट किया, अब उसमें क्या है, उसी चीज को बार बार कर रहा है तो उसमें क्या आ रही है, प्रिसाइज हो रहा है ना। समझ रहे हैं, उसमें एक यस मैम। एक्यूरेसी आ रही है। जब एक्यूरेसी आ गई तो अब क्या है, ये कंटिन्यू जो चीजों को कर आर्टिकुलेशन, ये भी क्या है, अभ्यास पर निर्भर करता है। एक्यूरेसी आ गई तो वो उसको नए नए तरीके से, जब आप समझ रहे हैं ना, जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है ना तो वो हाथ छोड़ रहा है, कभी गद्दी से ऊपर खड़े होकर साइकिल को चला रहा है, तो यहाँ पे वो नए नए तरीके से करने का प्रयास कर रहा है उसको। अनुभवों का प्रयोग। हाँ, नए नए तरीके से करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, यानी आर्टिस्टिक चीजें लेके आ रहा है और उनमें नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है। जब ये नई नई चीजें भी क्रिएट कर लेगा ना, तब क्या होगा, उसके पूरे तरीके से उसके नेचर में वो चीज आ जाएगी। समझ रहे हो, उस कौशल को, उस स्किल को वो पूरी तरीके से आत्मसात कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा उस चीज को। वो अडेप्ट कैसे कर रहा है, उसको वो मॉडिफाई उसने किया, उसको उसने डिजाइन किया नए नए तरीके से, तब जाके वो नेचुरलाइजेशन की स्टेज पर पहुंचेगा। समझ, उसके नेचर में वो चीज आ जाएगी। वो साइकिल को कैसे भी करके चला लेगा, उछाल के कैसे भी करके वो साइकिल को जब उसके सामने बाइक आएगी ना तो वो बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख जाएगा, क्योंकि वो उसके नेचर में आ गया। क्योंकि उसने यहाँ पे कैसे पहुंचा, इमिटेट किया, मैनिपुलेट भी किया, फिर उसमें एक्यूरेसी आई, फिर उसने नए नए तरीके से सीखा, अब उसके नेचर में वो चीज आ गई।
समझ रहे हो? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सीधा घोड़ा के सामने कोई दुश्मन आ गया तो घोड़ा लेके या कुछ भी लेके चल पड़ा, जो भी उसके सामने चीजें आई, वीरता का उसके अंदर भाव आ गया। अब तो वो अगर कोई दुश्मन उसके सामने आएगा तो वो कुछ कर ही देगा, तो उसके नेचर में वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये साइकोमोटर डोमेन में आ जाता है थैंक यू मैम, बढ़िया समझ में आ गया। है ना? और कोई चीज ना समझ में आ रही हो कुछ? मैम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ही पढ़ रहे थे बेटा हम, ये जो हम बड़ा हो गया ये। मैम एक कॉग्निटिव डोमेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब पार्ट बाय पार्ट। एक मिनट, स्क्रीन बड़ी हो गई ना? यस मैम। यस मैम। अभी एक मिनट देखो, अभी स्क्रीन मेरी विजिबल नहीं होगी, मैं बता देती हूँ। उसमें पहला होता है नॉलेज, है ना? उसकी स्क्रीन में नीचे परसेंटेज बना होगा, आप इस परसेंटेज कम कर दीजिए, सही हो जाएगा। परसेंटेज लिखा होगा 100% होगा ना, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज 75 भी कर देंगे तो भी दिखेगा। ठीक है, आप सुन लीजिए, मैम कुछ कह रही हैं, ऐसे ही आप समझ लीजिए, अब दोबारा शेयर करना पड़ेगा मैम समझ को। लो थोड़ा सा। आप ऐसे समझिए जी मैम, बताएं आप। हाँ देखो, सबसे पहले है नॉलेज था कॉग्निटिव डोमेन में। नॉलेज में क्या है, ये मूल रूप से जो इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, उसको याद रखने से संबंधित है, जो हमने मेमोरी लेवल पढ़ा था अभी, है ना? याद करने तक आप सीमित है, किसी चीज को, फैक्ट्स को आप सिर्फ याद कर रहे हैं, वहां तक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन, बोध में क्या है कि आप वहां पे उस जो भी कंटेंट है उसके अर्थ को समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो रही है। ठीक है, जो भी हमने याद किया, याद करने के बाद हम उसको रहे हैं। तीसरा था इसमें एप्लीकेशन है, जब हमने किसी चीज को याद रखा, फिर हमने उसको समझा, और समझने के बाद हम उसको व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? उसको अप्लाइड कर रहे हैं उस चीज को। जब हम अप्लाइड कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसका एनालिसिस, विश्लेषण में क्या है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमने अप्लाई करी, तो वहां पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं चीजों को, है ना? और उसके अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हम चीजों को हमने दुकान पे गए, हमने कभी पैसे, छोटे बच्चे हैं ना, सपोज कर लीजिए कि गए कोई उन्होंने प्लस माइनस ही करना सीखा, गणित में ही उन्होंने सीखा कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और हमने दुकान पे उसे कोई चीज लेने के लिए भेजा, और वो वहां पे कई बार दुकान पे गया, कभी वो पैसे सही लौटा के ले आता था, कभी वो पैसे कम ले आया। तो यहाँ पे वो एनालिसिस करता है कि जो इन्फॉर्मेशन सीखी मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो उसको डिवाइड कर रहा है। जब मैं वो ले गया था तो कहाँ मेरी गलती हुई थी, मैंने प्लस में गलती करी थी कि मैंने माइनस में गलती करी थी। तो वहां पे वो एनालिसिस करता है अपनी एप्लीकेशन को। जब वो एप्लीकेशन को एनालिसिस करता है तब वो संश्लेषण, सिंथेसिस पे पहुंचता है, वहां पे वो कंबाइन करता है चीजों को, है ना? मतलब एक निश्चित डिसीजन पे पहुंचता है। यहाँ समझ लीजिए, विश्लेषण में जहां हम चीजों को डिवाइड कर रहे थे, तो सिंथेसिस में हम उन चीजों को कंबाइन कर रहे हैं और डिसीजन पे पहुंचते हैं। संश्लेषण के बाद फिर हम मूल्यांकन पे आते हैं, इवैल्यूएशन पे आते हैं, जहाँ पे हम जो हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, उसके बारे में इवेल्युएट कर रहे हैं, एक डिसीजन, जजमेंट पे पहुंच रहे हैं कि ये हमारे लिए कितनी यूजफुल है ना? उस नॉलेज को हम वहाँ पे, मूल्यांकन का मतलब क्या है, उसको हम अंक प्रदान करना, मूल्य प्लस अंक का निर्धारण करना, उस वैल्यू को हम अंक देकर निर्धारण कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी वैल्यूएबल है। तो इस तरीके से अपनी नॉलेज को क्या है, थिंकिंग, कॉग्निटिव जो लेवल है पूरी तरीके से थिंकिंग लेवल पे डिपेंड करता है, थिंकिंग प्रोसेस है पूरी तरीके से, कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर आप दिमाग में आपकी क्या थिंकिंग क्या चल रही है ना? ये चीज है जी मैम। इसको हम पीडीएफ को शेयर कर देंगे, इसका पीपीटी, तो आप इसके पॉइंट्स देख लेना एक बार, है ना? जी मैम, श्योर मैम। शुरू से मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताओ। शुरू से मैम शेयर कर देना जो शुरू से। मुझे एक कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ एक्चुअली, मैंने साइकोमोटर
आवाज नहीं आ रही बेटा, साइकोमोटर स्केल के बारे में पूछ रही है वो। आवाज नहीं आ रही मुझे। आरती आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए बाकी प्रश्न अब आप मैंने लोग नेक्स्ट इसको क्लास में मतलब जो पूछिएगा। आपने बताया वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, एक और मैंने पढ़ा हुआ है, एक एक राइटर। ठीक सर। हाँ हाँ पूछे पूछे, आवाज आ गई, आप पूछें। हाँ आरती बताओ क्या कह रहे हो। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली वो मतलब जो ये आपने बताया ना साइकोमोटर डोमेन वाला, ये मैंने एक जगह और पढ़ रखा है। तो ये सिम्पसन एक राइटर थे, उन्होंने भी इसके विषय में बताया है, और उनके मैम जो हाँ डिवीजन थे वो थे। तो मतलब उनका लेना चाहिए हमें, या जो क्योंकि आपने जो पढ़ाया वो भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, वो नहीं, एक अरे RS दवे हुए हैं। जी 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 हाँ मैडम। बेटा, ये ऐसा है, ये ब्लूम ने ऐसी टेक्सोनॉमी दी थी, तो इसको फिर क्या है ना, संशोधन इसमें होते रहे हैं। जैसे कि आपकी जो जी जी जो अफेक्टिव डोमेन है, इस पे क्रथवॉल ने काम किया, साइकोमोटर पे सिम्पसन ने काम किया, तो ये इसमें जी संशोधन जी। बीच में होते रहे हैं। मैंने अभी 1956 अच्छा की बताई, ये 2000 में क्रथवॉल, सिम्पसन, इन लोगों ने अलग अलग अपना वर्गीकरण दिया है, तो आप उनको भी अच्छा। याद कर सकते हैं, इसमें उन्होंने संशोधन किया हुआ है ना, तो मेन मेरा यही है। प्रश्न मैम ये है कि हमें किसे वैलिड लेके चलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ऐसा कुछ आता नहीं है देखो, तो हाँ, हम। जी तो वो पूछा, वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी पूछेगा तो कॉग्निटिव डोमेन पे ज्यादा आएगा उसमें क्वेश्चन। इस तरीके से नहीं आएगा कि क्या है, इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगर सिम्पसन की पूछेगा तो आप अकॉर्डिंग टू सिम्पसन याद रख लीजिए कि साइकोमोटर डोमेन में ये लेवल आते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्रथवॉल पूछेगा तो आप उसके क्रथवॉल के याद कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू ब्लूम पूछेगा तो आप उसको ऐसे याद कर लीजिए। आपको अकॉर्डिंग टू जो क्लासिफिकेशन जिसने दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको आप याद कर लीजिए, है ना। हाँ, मीन्स ये राइटर के साथ याद करना चाहिए हमें। हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप याद, वो उसी के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। अगर क्वेश्चन ठीक है मैम, आएगा तो ठीक। सिम्पसन के अकॉर्डिंग या क्रथवॉल के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ठीक है। संशोधन हुए हैं। ये तो मैंने सिर्फ ब्लूम का आपको सिर्फ बताया है, इसमें तो बहुत है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ये तो बहुत आए हैं आगे चल के, कई वर्गीकरण आप ठीक इसमें है। पढ़ेंगे, है ना। ठीक मैम, ठीक मैम, ओके, थैंक यू। ठीक। तो मैम बहुत ज्ञानवर्धक क्लास रही, मैं लगातार जुड़ा रहा, और बहुत ही मेहनत से आपने ये पीपीटी बनाया और उसको उतने ही बेहतर ढंग से आपने विद्यार्थियों को एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस क्लास के लिए। जिस प्रकार से आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को एक टीचर के सर्वोत्तम गुणों को प्रदर्शित करते हुए आपने समझाया। मैं देख रहा था कि विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न आए, जैसे अरविंद ने पूछा डीवी के बारे में। तो एक हाँ शिक्षक का जो भाव होता है कि अगर हमें उस संदर्भ की जानकारी नहीं है, तो मैम ने बहुत ही सहजता से स्वीकार किया कि वो मैं कल आपको बताऊंगा। तो यही चीजें आपको भी सीखनी है, एक शिक्षक होने के नाते आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप पूरी विनम्रता के साथ आप विद्यार्थी को मना करेंगे कि हम आगे क्लास में बताएंगे या हम दोबारा इस पे डिस्कस करेंगे। तो मैम ने पूरी तरह से बहुत ही सहज भाव से और बहुत ही ज्ञानवर्धक, कितने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया है। तो वास्तव में मैम की क्लास बहुत अच्छी रही है। मैम ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बहुत क्लियरली समझाया है, सहजता के साथ सभी विद्यार्थियों का उत्तर दिया है। तो मैम आज की बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत सहयोगी कक्षा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी प्रकार से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करती रहे। तो मैम को धन्यवाद। अगर मैं एक विद्यार्थी, उसके अगर बाद कोई भी विद्यार्थी माइक ऑन करके, वीडियो ऑन करके मैम को धन्यवाद करे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। कोई भी आप मैम को आभार करें। मैं चाह रहा हूँ कोई विद्यार्थी मैम को आज की इस ज्ञानवर्धक क्लास के लिए आभार व्यक्त करे। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। जी जी मैम सपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हम छात्रों को इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक कक्षा को बड़े ही रोचक ढंग से समझाने के लिए। और हमारी बहुत सारी ऐसी मतलब समस्याएं हैं इस चैप्टर को लेकर के, क्योंकि जो कॉग्निटिव डोमेन है टैक्सोनॉमी ब्लूम के
कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम उनके स्टेप को याद करने में या किसी चीज। तो बहुत अच्छी रही आपकी कक्षा मैम, धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत, हम सभी की तरफ से मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। जी धन्यवाद सबका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे मैम। अच्छा मैम पता है आज की क्लास में ये रहा कि हम लोगों को मतलब ऐसा लगा कि पढ़ते पढ़ते ही याद हो गए सारे जो स्टेप्स आपने बताए। वो मुझे मतलब वैसे तो थोड़े बहुत पढ़े हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल से वो स्टेप्स भूलूंगी नहीं अब मैं कभी उसके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम, बहुत इजी एंड क्लियर लैंग्वेज थैंक में यू सो आपने मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।